ओ, बैठिए 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 बैठिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थके तो नहीं हैं? इकोनॉमी की क्लास हो गई? चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता पे बात हो रही थी, है ना? और ये समझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। और आज हम लोगों को नगर नियोजन पे बात करनी है। कि नगर नियोजन पे बात करनी है ना? कहानी याद है सिंधु घाटी की? क्या कहानी है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहानी है? देखो, सबसे बड़ी बात पहले समझ लो, पहले कुछ कहानी सुन लो। अब शोर बंद कर दीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। ये लगना चाहिए आवाज नहीं आए बिल्कुल मेरे पास। बिल्कुल शांत होकर बैठो। देखो, मैंने कल बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां के नगर पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए थे। ये पर्यावरण के अनुकूल नगर वही बसा पाएगा जिसके पास समझ होगी। समझ के बिना कुछ भी हो नहीं सकता कि पर्यावरण के अनुकूल नगर बसे हैं। पहला पॉइंट, इसी पे ही आज हमको बात करनी है। पहले तो अगर आप देखें तो पर्यावरण के अनुकूल, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है जो यहां के शहर हैं। दूसरी बात, शहरों में दो हिस्से हैं। क्या है? शहरों में दो हिस्से हैं। एक को कहा गया किला क्षेत्र, और जो दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं जो गढ़ी क्षेत्र या सामान्य जन का निवास। सामान्य जन। अब एक बात समझिए आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका मतलब क्या है कि अब एक विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब वहां पर एक बदलाव ये आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विशेषाधिकार है और वो लोग अलग स्थानों पर रहते हैं, किले में रहते हैं, और उनका विशेष रूप से जीवन जीने का तरीका है। तो किला क्षेत्र और जो गढ़ी क्षेत्र। एक बात आपको यहां समझ में आएगी कि ये जो हिस्से हैं, ये हिस्से इसलिए बन रहे हैं कि अब विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए सोच आ रही है। कोई वर्ग है ऐसा जो विशेषाधिकार को प्राप्त करना चाहता है। अभी आप एक बात समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भी पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। अब यहां पर जितनी भी बातें हैं वो अनुमान के आधार पे। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर जो पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर पुरोहित वर्ग रहा होगा, उसके अनुसार व्यवस्थाएं चलती रही होंगी और धर्म का जो रूप था वो सरल रहा होगा। अब यहां समझने की जरूरत है कि एक विभाजन है, कहीं ना कहीं ऐसा विभाजन है जहां पर कोई वर्ग रहा होगा जो अपने आप को ऊपर करता है, पुरोहित वर्ग। ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा कि सामान्य जनता का जीवन अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य जनता छोटे छोटे घरों में रहती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इलीट क्लास है, उच्च वर्ग है, वो बेहतर घरों में रहता है। अब यहां इस बात के आपको साक्ष्य भी मिलेंगे। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई सबको। यहां पर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन एक नगर ऐसा है कालीबंगा जो पक्की ईंटों से बना नहीं है। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा नगर है जो पक्की ईंटों से बना नहीं है।
कालीबंगा, जहां आप देखते हैं कि पक्की ईंटों से नगर नहीं बने हैं, मतलब वहां कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अधिकतर नगर जितने हैं वो पक्की ईंटों से बने हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों और कालीबंगा से एग्रीकल्चर करने के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत। यहां से आप देखोगे तो हमें मिलते हैं साक्ष्य कि जो जुते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। अब आप इस बात को समझिए कि यहां से आपको एक बात समझ में आएगी, कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर हम उस तरीके का नगरीकरण नहीं देख रहे थे, हमें वैसा नगरीकरण नहीं दिख रहा है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर नगरीकरण है। और क्या दिख रहा है यहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखते हैं तो जो सफाई व्यवस्था है उस पर बहुत काम किया गया है। आज भी हम अपने नगरों में वैसी सफाई की बात करते हैं कि हमारे नगर वैसे हों जैसे उस समय के नगर, इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था। मैंने आपको कल भी समझाया था कि आज के नगरों में भी लोगों के पास वैसी व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही। जो नालियां तो बनी हैं लेकिन उनके जो निस्तारण का प्रयास नहीं है, उनके साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ओवरफ्लो हो रही है नालियां। हो रही नहीं हो रही बोलो? लेकिन उस समय सिंधु घाटी के लोग इतने समझदार थे कि अपने साफ सफाई की व्यवस्था के प्रति काफी सचेत थे। उनकी जीवन में अगर आप ये देखें कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो उनके स्वच्छता के दृष्टिकोण को साफ करती है, कि उनका स्वच्छता का अप्रोच क्या था। अगर आप ये सोचिए, चाहे जितना अच्छा घर बना ले, अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं है, तो क्या आप वहां अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं? यहां पर यह सिस्टम एक बेहतर किया है लोगों ने। तो इनकी विशेषता में नगर नियोजन में आपको जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में अगर तुम देखोगे तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, ये जो विशाल स्नानागार है ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है मोहनजोदड़ो की। विशाल स्नानागार एक ऐसा स्थान है जहां अनुमान लगा रहे हैं, देखो कुछ लिखा नहीं है, यह अनुमान है इतिहासकारों का, मैं भी अनुमान पे बता रहा हूं। विशाल स्नानागार जो है उसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां हैं, इधर से और इधर से। उतरिए, स्नान करिए, बाहर निकलिए, कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम है। आज सोचिए कि आप जाते गंगा जी नहाने, कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था नहीं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको नहाने से कोई मतलब नहीं, आपको लोग दिखाई देंगे जिनको नहाने से कोई मतलब नहीं है, वो केवल गंगा जी ऐसे ही जाते हैं तपरी काटने। क्योंकि मैं बनारस का हूं तो मैंने देखा है वहां पे मामला, तो बनारस में और आसपास में बहुत जगह मैंने देखा। तो यहां समझने की जरूरत है कि ये लोग कितने समझदार हैं, अपने यहां एक व्यवस्था रख रहे हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे मंडप हैं जहां स्नान करने के बाद कोई धार्मिक आयोजन होता रहा होगा, मतलब नहाए धोए, कपड़ा उपड़ा चेंज किए, फिर जाके वहां पर पूजा वूजा करने की कुछ विधियां करते रहे होंगे। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? सोच कितनी विलक्षण है, बहुत अद्भुत, अपने समय के इसलिए सबसे विकसित हैं। और इसीलिए जब यूपीएससी में प्रश्न आया तो यह प्रश्न आया कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के नगरीकरण के लिए कैसे इनपुट देती है। आज के नगरीकरण में भी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ वहां से है, जिससे हम सीखें। आज जो स्मार्ट सिटी आप बनाते हो या स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप पहले एक जगह देखते हो, उसके आसपास पूरा डेवलपमेंट करते हो, फिर शहर बसाते हो। लेकिन अभी जो पुराने शहर है उसमें कुछ देखा नहीं गया, सब बनता चला गया, फिर कोई जगह ही नहीं बची, है कि नहीं? अब यहां ऐसे शहर नहीं बस रहा है, शहर बसाया जा रहा है। जो व्यवस्था है, जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक धार्मिक आयोजन का भी एंगल है, कि लोग धर्म को
नहाने से जोड़ते थे, और आज भी धर्म नहाने से जुड़ा हुआ है ना। लोग जाते हैं कि हमको इस जगह जाकर स्नान कर लेना है, बहुत सारे लोग नहाते, कोई नहाने में समस्या नहीं, लेकिन नहाने के समय अगर आप ये सोचें कि अच्छा काम करें तो ठीक है, नहीं तो उससे ज्यादा पाप हो जाएगा। भाई बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे चप्पल चोरी कर लेंगे, अक्सर चोरी हो जाता है चप्पल, नहीं तो कपड़ा चुरा लेंगे किसी का। आप लोग मजाक से बोल रहे, सही बता रहा हूं। तो यहां इस बात को समझना है कि यहां अगर आप देखें तो अद्भुत है व्यवस्था, चेंजिंग रूम के साथ है पूरा सिस्टम, और कुछ मंडप हैं जहां पर धार्मिक कार्य किए जाते थे। क्या क्लियर इतनी बात? आगे बढ़िए। और आगे क्या है इसके आगे? तो ये जो नगर नियोजन हो गया, इसके आगे की चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न, एक प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई। एक प्रश्न लिखो थोड़ा, वैसे आपके बीपीएससी में है नहीं मेंस में, लेकिन फिर भी आप आईएएस का भी दोगे तो याद रखोगे मुझे। एक प्रश्न लिखो, भारत की जो प्री में है आपके, ये जो मेंस में नहीं है ना, भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में अलग है कि भारत की परंपराएं, इस बात में अलग है कि भारत की परंपराएं आज भी भंग हुए बिना, भारत की परंपराएं आज भी भंग हुए बिना निरंतर चल रही हैं, आज भी भंग हुए बिना निरंतर चल रही हैं। क्या ये प्रश्न समझ में आ रहा है? कुछ बोलो। ये प्रश्न ये है कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं थी सब मिट गई, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसी पे प्रश्न है यूपीएससी का। ये सदियों से रहा है और हमेशा रहेगा। जो भी आया हमारे यहां वो हम में मिल गया, केवल अंग्रेज छोड़। अंग्रेज नहीं मिले भारतीयों से, और जितने भी यहां आए विदेशी सब के सब भारत के हो गए, सब भारत के हो गए। कोई आया वो भारत का हो गया, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, यवन हो, सब भारत के हो गए। लेकिन अंग्रेज आए तो यहां अलग से अपनी बस्ती बना के रहते थे। उसको कहते सिविल लाइन, कहते थे डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड। इस सिविल लाइन में डॉग्स और इंडिया के जो लोग हैं वे अलाउड नहीं है, अलग से रहते थे। भारत में रह के ही विदेशी बन के रहते थे। यह अंग्रेजों के अलगाव की बात है। अंग्रेज नस्ल के आधार पर भारतीयों से हमेशा अलग रहने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर हम जिस एंगल पे अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप जो बीपीएससी नहीं, आप यूपीएससी के जो प्रश्न है उनको भी टच कर लोगे। यह तरीका है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। हिस्ट्री की खास बात है कि अगर आपको डेवलपमेंट समझ में आ गया तो आप उसमें चेंज को लगातार आगे जो बढ़ते जाओ और आपका उत्तर प्रारूप तैयार हो जाएगा। यहां पर 150 शब्द में अगर आपको प्रश्न लिखना है तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं, इंट्रोडक्शन में ऐसे दोगे कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं उन सब का अवसान हो गया, उन सब का
पतन हो गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसके हजारों साल से जो हमारे मूल्य थे वो अभी भी लगातार अनवरत चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से प्रमाण को देखा जा सकता है, 1 2 3, और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी परंपराएं हैं वो अनवरत रूप से रक्षित की गई हैं। आपके सामने उत्तर बोला मैंने, ऐसे ही उत्तर लिखा जाता है। उत्तर के लिए अभ्यास होता है, शब्दों के साथ खेलना होता है। अगर प्रश्न लिखना है तो शब्दों के साथ खेलना सीखो और बोध बनाओ, समझ बनाओ। और अगर तुम्हें बोध बन गया, समझ बन गई, तो तुम आंसर लिख ले जाओगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पे आओ कि सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था, इसको भी समझा देते हैं, फिर आपको नगर नियोजन और अर्थव्यवस्था दोनों साथ लिखाएंगे। ठीक है, अभी तो नगर नियोजन लिखना है ना कल का। ठीक है, पहले अर्थव्यवस्था भी समझ लो। जो सिंधु कालीन, अगर आप कहें कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आ रही बात समझ में? आवाज नहीं आ रही भाई तुम लोग। अगर समझ में आ रही है तो बोल दीजिए कि हां। देखो, एक चीज और है कि जो आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है उसको अभी लिंक नहीं करेंगे। जब हम लोग आएंगे जो मगध साम्राज्य पे, तब लिंकिंग करेंगे। अभी बीपीएससी के सिलेबस से यहां लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जब हम लोग जो मगध साम्राज्य को शुरू करेंगे तो वहां से पूरा बीपीएससी आपका टच करेगा। अभी हम लोग पूरा होल लेकर चल रहे हैं। अगर हम मेन लेकर चलेंगे तो वो जो नीचे की चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। पहले हम होलिस्टिक एक अप्रोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्या है इस सभ्यता में? अगर आप देखेंगे तो खाद्य जो पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति कहां से होती थी? गांव से। कहां से होती थी? गांव से। गांव से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती थी। और ये आपूर्ति जब होती थी तो अधिकतर जो अन्नागार बनाए गए हैं वो नदियों के किनारे। अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसे हैं वो नदियों के किनारे। गांव से छोटी छोटी नाव पर सामान रखकर वो आता था नगर में। इस बात को समझिए कि गांव से जो सामान होता था वो भी वहां से जो नदियों के मार्ग से आता था नगरों में। और फिर आप देखते हैं कि यहां अन्नागार को बनाया गया है। अन्नागार बनाना एक आज का कॉन्सेप्ट है। अन्नागार एक बहुत बड़ी बात है। अनाज को एक जगह रखना, जब कोई समस्या आ जाए तो उस जगह से अनाज का इस्तेमाल करना। अन्नागार वही व्यक्ति बना पाएगा जिसको यह समझ है कि आने वाले समय में हमें अपने फसल को सेव करके रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का कॉन्सेप्ट मिलता है। अन्नागार की बात यह हो गई कि अनाज को लेकर इनकी सोच बहुत बेहतर है और अनाज में डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात रही होगी। आज भी आप देखते हैं कि सरकार अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हर जगह कोष बनाया जाता है। एफसीआई है एफसीआई अनाज को खरीदती। अगर आप देखें तो बहुत सारे फसलों के मूल्य होते हैं, उन्हीं मूल्यों पे फसलें खरीदी जाती हैं, सरकार खरीदती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां यह आपको समझना है कि अन्नागार का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, अनाज को संग्रह करने की व्यवस्था मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से अगर आप देखें, धौलावीरा गुजरात में, जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं जलाशय के। मतलब तालाब होगा कोई ना कोई, तालाब से ये लोग अपने खेतों की सिंचाई भी करते रहे होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए आपसे मैंने पूछा कि आज भी वो व्यवस्थाएं चल रही अनवरत रूप से। तो एक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप किया था इन लोगों ने अपने समय में। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य, इसके अलावा जौ तथा कपास के साक्ष्य लोथल से। अगर आप देखेंगे जौ के साक्ष्य मिलेंगे, जौ तथा कपास के साक्ष्य।
कहां से? लोथल से। अब एक बात समझिए, कपास बहुत, उस समय इसकी बात करना, कपास की कपड़े बनते हैं कपास से, जो सूती कपड़ा बनता है वो किससे बनता है? कपास से। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, उनके यहां उसका उपयोग किया जाता रहा होगा, वो उत्पादन करते रहे होंगे, एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो यहां समझना पड़ेगा कि एक पूरी व्यवस्था दिख रही है। इसके अलावा रंग भूमि से धान की भूसी मिली है। क्या मिला है? रंग भूमि, ये भी गुजरात में। यहां धान की भूसी, इसका मतलब चावल के उत्पादन की बात भी है। चावल के उत्पादन की बात आपको समझनी पड़ेगी कि चावल का उत्पादन भी ये लोग करते रहे होंगे, चावल के उत्पादन से भी इनका जुड़ाव रहा होगा, यह बात भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? यहां के लोग जो एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन। ये पशुपालन भी करते हैं। और ये जो पशुपालन है, यहां पर इनके जो पशु हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया में भी लगे हैं और परिवहन का काम भी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उत्पादन प्लस परिवहन। उत्पादन प्लस परिवहन मतलब अनाज के उत्पादन में लगे हैं और उस अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम भी करते हैं। तो इनके सिस्टम, अभी आप जो 20 साल पहले चले जाइए तो आप देखते हैं कि जो भी ग्रामीण इलाके थे वहां पर लोग अपने अनाज को लाद कर जो मंडियों तक किसी तरह से ले जाते थे। भाई हर व्यक्ति के पास तो नहीं ट्रैक्टर होता था ना, अभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी लेके जाते वैसे ही मंडी में सामान। तो इस समय जो थे पशु, वो उत्पादन की प्रक्रिया में भी शामिल थे और परिवहन की प्रक्रिया में भी शामिल थे। क्या क्लियर है? बोलो। तो यहां पर यह चीज भी तुम्हें देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका समाज में बड़ा सम्मान था। कुबड़ वाले बैल, ऐसा बैल देखा होगा जिसके ऊपर से कुबड़ निकल जाता है। कुबड़ वाले बैल का बड़ा धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत जो ऐसे बैल की बहुत सारी मोहरें मिलती हैं। कुबड़ वाले बैल इसकी बहुत सी मोहरें मिलती हैं, बहुत सी मोहरें। कुबड़ वाले बैल की बहुत सी मोहरें मिलती हैं। अब इससे एक बात आपको समझ में आती है कि जो बैल किसका है? वो वाहन शिव का वाहन है ना। बैल वाहन किसका है? शिव का। इसलिए कहीं ना कहीं शिव से भी जुड़ाव है। अब एक बात समझिए कि भारत में जो धर्म की संकल्पना है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ न कुछ दिख रही है कि यहां पर कुबड़ वाले बैल और उनके धार्मिक महत्व की बात को हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा भेड़ की जानकारी मिलती है, बकरी की जानकारी मिलती है, हाथी की जानकारी मिलती है, गैंडा की जानकारी मिलती है, भैंस की जानकारी मिलती है, गाय की जानकारी मिलती है। केवल घोड़ा नहीं मिलता। घोड़ा मत मारना, घोड़ा सुरकोटदा में आखिरी चरण में मिलता है, लेकिन घोड़े का यहां साक्ष्य नहीं माना जाता है। गाय का साक्ष्य है, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी चिंता मत करो, एकदम चिंता मत करो, अभी केवल समझ लो। जितनी बातें बताई हैं उसको आप समझते चलो, ठीक है। तो यहां आपको यह भी चीज दिखाई देगी। अधिकतर नगर जो नदियों के किनारे स्थापित है, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था में नदियों की बड़ी भूमिका रही होगी। अगर नदी पर कोई संकट आएगा तो इनकी अर्थव्यवस्था डिक्लाइन कर जाएगी। ध्यान समझ लो, अगर नदियों में पानी कम हो गया, नदियों में कोई समस्या आ गई तो इनकी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इसीलिए बाद में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जब नदियों ने मार्ग बदला तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरने लग गए। जब नदियां सूखने लगेंगी, आप यह सोचिए कितनी बड़ी आबादी है भारत की, अगर यहां की नदी सूख जाएगी तो यहां पे आप जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा आप देखते हैं कि अपनी नदियों को जो साफ करने की बात आती है,
जो गंगा को स्वच्छ करने की बात आती है, अच्छा करने की बात आती है, एक निर्मल धारा बनाने की बात आती है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं नदियों के कारण है, इन्हीं जल स्रोतों के कारण है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बात आती है कि वहां पर अपने संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया गया, और जब भी अत्यधिक दोहन कर लिया जाएगा बेटा, तब आप इकोलॉजी में आप देखो ना, आपके पास इस दुनिया में भोगने के लिए बहुत सारी चीजें। महात्मा गांधी कहते थे कि यह धरती सबका पेट भर सकती है, लेकिन एक किसी लालची आदमी का पेट नहीं भर सकती। लालची व्यक्ति का पेट कभी नहीं कोई भर सकता। मानव की खोपड़ी में एक बात आपकी पूरी हो जाए तो दूसरी बात के लिए आप खड़ी हो जाएंगे। 1 करोड़ की गाड़ी आज आप खरीद के ले आइए, अगले दिन आपको 3 करोड़ की गाड़ी चाहिए। एक फैक्ट्री आपके पास हो, आप 10 फैक्ट्री की बात कर देंगे, है कि नहीं? जब तक मानव इस दुनिया से जाता नहीं तब तक वो मानता नहीं। सिकंदर के सामने यही समस्या थी। जब सिकंदर निकला विश्व विजय के लिए तो सिकंदर ने कहा जब तक विश्व की विजय नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। उसके गुरु ने कहा रे भाई रुको सिकंदर, कहां जा रहे हो? कहे अभी ऐसा गुरुजी, मैं दुनिया की विजय करने जा रहा हूं। मामला फंस गया भारत में आके पोरस से फंस गया मामला, और यह मामला ऐसा फंसा कि पोरस उससे हार तो जरूर गया, लेकिन पोरस ने उससे कहा कि जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है वो व्यवहार आप मेरे साथ करिए। उससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। तो सिकंदर ने कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो, तुम राजा हो। लेकिन थोड़े ही समय में 32 वर्ष में सिकंदर जैसे लोग उठ गए इस दुनिया से। कहां गए वो सिकंदर, कहां गए वो दारा शिको? सब चले गए अजल के मुख में, कोई बचा नहीं। यहां समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े योद्धा सूरमा कोई बचते नहीं है। काम आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा। अशोक जैसा सम्राट जिसका हृदय बदल गया, 261 जो ऐसा वार था कलिंग का, 261 ईसा पूर्व में, जहां पर अशोक को एक बात समझ में आई कि दुनिया में हिंसा का स्थान नहीं है। 1 लाख लोगों को मार दिया था, 1.5 लाख लोगों को जो वहां से अपने साथ लेकर आया था बंधक बना के। एक छोटा सा राजकुमार था, उसने कहा मैं तुमसे नहीं डरता। अशोक की हालत खराब हो गई कि छोटा बच्चा मुझसे नहीं डरता। और वहीं से अशोक ने कहा अपा सिनवे दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवेच। यहां आपको समझना पड़ेगा कि अशोक ने धम्म की नीति को क्यों स्वीकार किया। क्यों? जब आप अपने हिंसा से, अपने आचरण से जब एक बात जान लेते हैं कि खून बहाने से कुछ नहीं होगा, तब आप अपना रास्ता बदलते हैं। अशोक पे जब आएंगे तो पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि मगध के जितने भी शासकों में अगर मौर्यों को देखेंगे, अशोक से महान कोई नहीं हुआ है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। अभी इस पे रहिए आप कि यहां आप देख रहे हैं कि जो पूरे साक्ष्य मिलते हैं, अधिकतर नगर नदियों के किनारे। लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिलता है। क्या मिलता है? गोदीवाड़ा। इसका अर्थ क्या होता है गोदीवाड़ा का? एक ऐसा बंदरगाह मिलता है। इसका मतलब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते रहे होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करते रहे होंगे। आज आप लगातार कहते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अच्छा होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जितना व्यापार बढ़ेगा उतना भारत के पास फॉरेन रिजर्व आएगा, उतनी ही आपकी अच्छी स्थिति रहेगी, उतनी ही मजबूत आपकी मुद्रा रहेगी, उतना ही आप बेहतर बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके देश में समस्या होगी। ऐसी समस्या कभी हुई है देश में? हुई है 1990 के दशक में, जब आपके सामने 15 दिन के लिए भी नहीं बचा था पैसा। तो यहां समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की बात है। मतलब एक गोदीवाड़ा मिलता है लोथल से। लोथल से बड़े पैमाने पर व्यापार होता रहा होगा, और लोथल बंदरगाह नदियों से अटैच किया गया था। इस बात को समझ रहे हैं? भोगवा नदी से अटैच किया गया था। अटैच करके कि वहां से आप जो नाव से लेकर आइए फिर उसको वहां से जोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। 2500 वर्ष जिस देश में इतनी बड़ी व्यवस्था डेवलप हो, वहां विदेशी लोग आकर इतना लंबा शासन अपना करें, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका मतलब यह है कि आपको इतिहास अपना अच्छे से बताया नहीं गया था। अगर आप इतिहास जानते तो इतनी दुर्गति हमारी नहीं होती।
इतिहास न जानने की वजह से इतनी समस्याएं हुई हैं। लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने में सर क्या मजा है। इतिहास पढ़ने में यही मजा है कि तुम ये समझ जाओगे कि दुनिया में क्या हुआ आपके देश में, अगर ये गलती फिर करेंगे तो वही रिजल्ट फिर आएगा। हर व्यक्ति अपनी जाति की टोपी लगाने लगेगा तो देश बचेगा नहीं। ध्यान रखना, इस देश को बनाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है जाति और धर्म से ऊपर उठ के। जब मॉडर्न इंडिया आप उस समय अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे अशफाकुल्लाह खां फांसी चढ़ते हैं, भगत सिंह फांसी चढ़ते हैं। ये लोग ऐसे नहीं चढ़ते हैं, एक विचारधारा दिमाग में घूमती है। आज आप आजाद देश में बैठे हैं तो इसमें आपके क्रांतिकारियों का रोल है। ये बहुत आसान आजादी नहीं है जो आपको मिली है, इतने आराम से पढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुतों ने बलिदान दिया है, तो आज आपके सामने ये मुकम्मल जहान मिला है ना। तो ये समझिए इस बात को। तो यहां जो बीच बीच में अलग अलग जगह जा रहे हैं, उससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां आप ये देखिए कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये लोग जो विदेशी व्यापार के लिए काफी सक्रिय रहे होंगे, विदेशी व्यापार करते रहे होंगे और विदेश से व्यापार होता रहा होगा। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक और दोनों हो रहा है। अंदरूनी व्यापार जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग नगर उनके बीच, और उन नगरों से बाहर अगर आप देखें तो इनका व्यापार हो रहा है मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया, मध्य एशिया से व्यापार कर रहे हैं, फारस की खाड़ी से व्यापार कर रहे हैं, है ना। अब ये बड़ी बात है, मध्य एशिया से व्यापार कर रहे हैं, फारस की खाड़ी से व्यापार कर रहे हैं, जो मिस्र के साथ व्यापार कर रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। अद्भुत लोग हैं भाई, ये अद्भुत हैं। उस समय इतनी सोच रख लेना कि इतने देशों तक आपकी पहुंच हो जाना, यह बड़ी बात है। आप सोचिए कि आज आपकी जो विदेश नीति है ना, आपकी विदेश नीति ऐसी है कि आप पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच को स्थापित करना चाहते हैं द्विपक्षीय व्यापार के लिए। भारत अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पर अधिकतर देश हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके साथ भारत अपने संबंधों को जोड़ रहा है। भारत यह कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में भी हमें सहयोग करना है, और वैसे ही हम अपना व्यापार भी वहां पे कर सकते हैं, हम वहां सहयोग भी कर सकते हैं। अब उस समय आप देखिए कि मध्य एशिया के साथ, फारस की खाड़ी के साथ, मेसोपोटामिया के साथ अगर ये व्यापार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनका व्यापार एक बहुत अच्छी स्थिति में था। और इसके साक्ष्य कुछ मिलते हैं क्या? तो लोथल से मोहरें मिली हैं जिस पर यह बात अंकित है, या ऐसा महसूस होता है कि एक विदेशी व्यापार करते थे। इस बात के लिए लोथल से मोहरें मिली हैं, और इन मोहरों से हमें यह बात की सूचना मिलती है कि यह व्यापार करते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं, वहां से मेसोपोटामिया, अगर आप देखें तो हड़प्पा की जैसी मोहरें हैं वैसी ही मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं। ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, वहां साक्ष्य मिले हैं। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, यहां कुछ नहीं था, ये लोग हमेशा ऐसे ही निरंकुश शासन के अधीन रहे हैं, इनके शासक हमेशा इनका अत्याचार करते रहे हैं, इन पे हमेशा शोषण करते रहे हैं, इनको मारते रहे हैं, इसलिए हम मारते हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम इनकी पिटाई करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो भारत का आदमी तो भोला होता है, कहा ठीक है भैया, जब तुम कह रहे तो कोई बात नहीं, हम मान लेते तुम्हारी बात। क्योंकि यहां पर लोग अगल बगल में भी अगर कोई किसी को जो मारने जाएगा तो बगल के आदमी कहेंगे भैया तुम रुको, अभी जाने दो, पहले समझ लेने दो, उसकी जितनी पिटाई हो रही हो जाने दो। यह सिद्धांत है भारत में। अगर दो परिवार लड़ रहा होगा तो भारत में आप देखेंगे कि यहां पर जब राजा युद्ध करते थे तो आम जनता से कुछ लेना देना नहीं था। कौन होए हमें का हानि, कोई राजा हो हमें कोई हानि नहीं है। आम जनता को कुछ पता नहीं चल रहा है, आम जनता कुछ जानती नहीं। यही समस्या थी, भारत इतने लंबे समय तक दूसरों की परतंत्रता में रहा। यहां की आम जनता राजनीति से भागती थी, राजनीति से उसको कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए समस्या बनी।
और आज वर्तमान में आप देखते हैं आम जनता राजनीति में भागीदारी करती है, इसलिए देश बदलता है, व्यवस्था बदलती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यह बात आपको समझना है कि मेसोपोटामिया के साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं और जिससे द्विपक्षीय व्यापार, दो पक्षों के व्यापार की सूचना हमें मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर वस्तु विनिमय था। कोई एक सामान आपने भेजा यहां से कुछ और वहां से एक सामान मंगा लिया। आपको मान लीजिए कि कोई शौक है, जो शराब का शौक है, आपने मंगा लिया। आपको अच्छे बर्तन चाहिए, आपने उनको मंगा लिया और कहा अनाज तुमको दे देंगे। वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय के आधार पर यह व्यापार होता था। जैसे आप जाते हैं कहीं पे गांव में, अगर किसी घर नहीं पैसा है तो उसने थोड़ा सा गेहूं भेज दिया, भैया जाओ दौड़ के और 2 नींबू लेकर आओ। इसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। ये एक दुकान पे आप पहुंचे, वहां पर आपने अनाज दिया, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले आए। ऐसा है अभी गांव में? अभी इधर है कहीं पे? हमारे समय तो था, जब हम छोटे थे। है अभी? उसके बदले में आपको देता है पैसा? ठीक, चलो अब लिख लो। बहुत सुन लिया तुमने कहानी, अब थोड़ा लिख लो, क्योंकि लिखे बिना तुम चैन तुम्हें नहीं होना। अगर देखो आपके लिखने से बड़ा फायदा, मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों लिखवा रहा हूं। लिखने से आपको सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। आप एक बार सुनते हैं, एक बार लिखते हैं, फिर जाके घर रिवीजन करते हैं, वो चीज आपकी हो जाती है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों ने यही कहा है कि जब तक आप कोई चीज नहीं लिखते हो तब तक वो चीज आपकी अपनी होती नहीं है ना। तो इसलिए लिखना जरूरी है आपको। ठीक, इसके 2 भाग किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 भाग किए गए हैं, एक तो गढ़ी क्षेत्र है और एक जो किला क्षेत्र है जहां रहते हैं। और यहां पे एक प्रश्न का इनका यह है कि मानवों के साथ क्यों जो जानवरों को दफनाया जाता था। जो जिसको ज्यादा प्रेम करेगा वो उसको साथ लेकर जाना चाहेगा। आगे चल के आपको सती प्रथा मैं जब बताऊंगा, आगे चल के मैं आपको जब एक ऐसी प्रथा भारत में रही है जिसको कहते हैं वो सती प्रथा। इस प्रथा में आप देखेंगे कि जो यहां के लोग थे उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नियों को भी जलवाया। यह भी एक मानसिकता रही। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई पत्नी मरी हो तो कोई पुरुष जल गया हो। ऐसा हुआ कभी? यह क्यों नहीं हुआ? समस्या इस बात की है। तो यहां पर आगे चल के चर्चा करेंगे। पहले लिख लो थोड़ा, जो नगर नियोजन हेडिंग बनाओ। और जो प्रश्न है अभी आप उसको लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक नगर नियोजन हेडिंग बनाओ, इसमें लिखिए। हेडिंग बन गई है? कुछ लिख भी लिया है? ठीक ठीक। अगला पॉइंट बनाओ। इस सभ्यता के, इसी में अगला पॉइंट बनाते जाओ। इस सभ्यता के प्रमुख नगर, इस सभ्यता के प्रमुख नगर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। इस सभ्यता के प्रमुख नगर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। 2 हिस्सों में बटे हुए थे। पहला हिस्सा दुर्ग का क्षेत्र था। पहला हिस्सा दुर्ग का क्षेत्र था। दुर्ग मतलब किला। पहला हिस्सा दुर्ग का क्षेत्र था, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि शासक रहता था। जिसमें
अनुमान लगाया जाता है कि शासक रहता था, शासक रहता था। और दूसरा हिस्सा आम जनता के रहने के लिए था, और दूसरा हिस्सा आम जनता के रहने के लिए था, आम जनता के रहने के लिए था। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के, अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के नगरों में, सिंधु सभ्यता के नगरों में भवन निर्माण, सिंधु सभ्यता के नगरों में भवन निर्माण, भवन निर्माण बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया है। भवन निर्माण बहुत व्यवस्थित, सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। अगला पॉइंट, कालीबंगा को छोड़कर, कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में, कालीबंगा को छोड़कर, कहां है कालीबंगा? राजस्थान, बहुत बढ़िया। कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। लगभग सभी नगरों में पकी हुई ईंटों, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंट? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के नगरों में, सिंधु सभ्यता के नगरों में, जो लोग इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश प्लीज, उनके लिए पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा। यहां जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही चलो, हम कोई छेड़छाड़ अपने अंदर नहीं करते। हमारा सॉफ्टवेयर जो है जिस तरीके से हम अपना प्रदर्शन करते हैं उसी पे चलते हैं। हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते, एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि 93.5 पकड़ लिया तो फिर उसी पे चलता रहेगा, है ना? तो थोड़ा सा ठीक है। अगला पॉइंट बनाओ, क्या लिखा? हां, सिंधु सभ्यता के नगरों में, सिंधु सभ्यता के नगरों में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए हम उनकी जल निकासी व्यवस्था को, उदाहरण के लिए हम उनकी जल निकासी व्यवस्था को, जल निकासी व्यवस्था को देख सकते हैं। जल निकासी व्यवस्था को देख सकते हैं। तो वहीं ब्रैकेट में लिख दो नालियों का जाल, वहीं ब्रैकेट में लिखो नालियों का जाल बना दिया था इन्होंने पूरा, कि छोटी नाली, बड़ी नाली, मेन होल से मिल जाती है, वो नाली, सब नाली, पूरी नाली ही नाली है यहां। तो ये समझिए कि पूरी व्यवस्था है। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस सभ्यता का अद्भुत निर्माण माना जाता है। इस सभ्यता का अद्भुत निर्माण माना जाता है, अद्भुत निर्माण माना जाता है, क्योंकि इस स्नानागार में, क्योंकि इस
स्नानागार में नीचे उतरने के लिए, इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, दो तरफ से सीढ़ियां हैं। इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां हैं। इसके अलावा कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए। इसके अलावा कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। अगला पॉइंट इसी में ही है, हां इसी के अंदर, इस स्नानागार में, इस स्नानागार के पास कुछ मंडप भी हमें प्राप्त होते हैं। इस स्नानागार के पास कुछ मंडप भी हमें प्राप्त होते हैं। कुछ मंडप भी हमें प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, कि यहां धार्मिक कार्य किए जाते रहे होंगे। यहां धार्मिक कार्य किए जाते रहे होंगे। यहां धार्मिक कार्य किए जाते रहे होंगे। क्या बात समझ में आ गई जो लिखा? अगला पॉइंट बनाओ, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था, इसमें पहला पॉइंट, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इस सभ्यता में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, इस सभ्यता में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, इस सभ्यता में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जो गांवों से होती थी, इस सभ्यता में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति गांवों से होती थी। इसलिए अधिकतर अन्नागार नदियों के किनारे, इसलिए अधिकतर अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए हैं। अधिकतर अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। अगला पॉइंट, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। और वहीं धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट, वहीं धौलावीरा से जलाशय, तालाब, तडाग के साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट बनाओ, जौ तथा कपास के साक्ष्य, जौ तथा
कपास के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। जौ तथा कपास के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। वहीं रंगभूमि से जौ तथा कपास के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। जौ और कपास के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं और वहीं रंगभूमि से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं रंगभूमि से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट, इस सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। इस सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये पशु उत्पादन और परिवहन में सहायता देते थे। ये पशु उत्पादन और परिवहन में सहायता देते थे। अगला पॉइंट, कुबड़ वाले बैल की बहुत सारी मूर्तियां, अगला पॉइंट बना के लिखो, कुबड़ वाले बैल की बहुत सारी मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। जिससे इसके धार्मिक महत्व को समझा जा सकता है। जिससे इसके धार्मिक महत्व को समझा जा सकता है। इसके अलावा भेड़, बकरी, अब लिखते जाओ, भेड़, बकरी, गैंडा, हाथी, भेड़, सबसे पहले लिखो भेड़, बकरी, हाथी, गैंडा, भैंस, गाय आदि पशुओं के बारे में इन्हें जानकारी थी। कोई कह रहा है कि सर थोड़ा जो प्री के हिसाब से बताइए। भैया ये एकदम आपके प्री का ही क्वेश्चन है कि किन पशुओं के बारे में जानकारी उन्हें थी। अपना सिलेबस देखेंगे, जो पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहां है। अपना सिलेबस और पीवाईक्यू देखिए, दो चीज आपको देखना होगा। आपका सिलेबस क्या कहता है, हम जिस लेवल पे आपको बता रहे हैं वो उसमें दोनों एस्पेक्ट है और आपको इसी तरीके से चलना है। अपना दिमाग अभी नहीं लगाना है, अपना दिमाग अभी अपने पास रखिए, उसको हमारे पास छोड़ दीजिए। अभी हम जैसे बता रहे हैं वैसे बढ़िए आगे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ बड़ी खतरे हैं। हर सब्जेक्ट आपके साथ अपने आप अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन हिस्ट्री हमेशा बेवफा हो जाती है। तो ये समझिएगा, हिस्ट्री के साथ समस्या है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से पहले समझ बना लेनी है। ठीक है, अगला पॉइंट, अधिकतर नगर
नदियों के किनारे स्थापित थे। अधिकतर नगर नदियों के किनारे स्थापित थे। अधिकतर नगर नदियों के किनारे स्थापित थे। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। डॉकयार्ड, लोथल से गोदीवाड़ा, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। लोथल से हम देखते हैं कि हमें जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, किसका साक्ष्य मिलता है? गोदीवाड़ा। ठीक है, हाँ, ये अब तुम लोग सही बताए, गोदीवाड़ा। ये इसी को ढूंढ रहा था कि वो कहां गया। चलिए, मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। अगला पॉइंट, इससे यह स्पष्ट होता है, अगला पॉइंट बनाओ, इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग, इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार, सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिस पर विशाल नाव के चित्र हैं, जिस पर विशाल नाव के चित्र हैं, जिस पर विशाल नाव के चित्र हैं, और बैलगाड़ी के मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने मिले, मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने मिले। अब ये जो बात है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के खिलौने, एक बार बोल दे रहा हूं कि बैलगाड़ी, जो मिट्टी की बैलगाड़ी के, मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए। तो आपके सामने प्रश्न आए कि मिट्टी के बैलगाड़ी के साक्ष्य क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं? तो मिलते हैं, हां मिलते हैं, और उनका परिवहन में बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा होगा जानवरों का। क्या? हां, यह जगह का नाम है जो गुजरात में है, गोदीवाड़ा। ये जो लोथल में अगर आप देखें, जो गोदीवाड़ा क्या है, इसको कहते हैं एक जो बंदरगाह, ये लोथल में है, जिसको हमने कहा बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह है। ये जगह का नाम नहीं, बंदरगाह है जो गोदीवाड़ा। अगला पॉइंट बनाओ, आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही अच्छी अवस्था में था। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही अच्छी अवस्था में था। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही अच्छी अवस्था में था। इनका व्यापार मध्य एशिया, इनका व्यापार मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, कॉमा करते जाएंगे, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, मिस्र जैसे देशों के साथ था। मिस्र जैसे देशों के साथ था। इसकी जानकारी हमें लोथल के मोहरों से मिलती है।
इसकी जानकारी हमें लोथल के मोहरों से मिलती है। इसकी जानकारी हमें लोथल के मोहरों से मिलती है। अब आपसे एक बात पूछी जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विदेशी व्यापार करते थे, उसकी कोई हमारे पास जानकारी है क्या, एविडेंस है क्या? तो साक्ष्य है हमारे पास, लोथल से मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के साक्ष्य। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का साक्ष्य मेसोपोटामिया के मोहरों का साक्ष्य मेसोपोटामिया के शहरों में भी मिलता है। मेसोपोटामिया के शहरों में भी मिलता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार की हमें जानकारी मिलती है। जिससे द्विपक्षीय व्यापार की हमें जानकारी मिलती है। द्विपक्षीय व्यापार की जानकारी हमें मिलती है कि ये दो देश आपस में जो व्यापार करते रहे होंगे, ये ट्रेड करते रहे होंगे। अगला पॉइंट बनाइए, व्यापार के लिए, अगला पॉइंट, व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार के लिए मुद्रा, करेंसी, व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। इसके स्थान पर वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। इसके स्थान पर वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय, इसके स्थान पर वस्तु जो विनिमय की व्यवस्था थी। थक गए क्या लिखते लिखते भाई? वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और, जो स्लो करूं? ठीक, हो गया, सुन लिया। एक धार्मिक व्यवस्था देखो पहले, थोड़ा सा, अभी आपको लिखना नहीं है, अब रुक जाओ, संघर्ष विराम संघर्ष कर लो थोड़ा। जो गांधी जी कहते थे, थोड़ा आपने संघर्ष किया, फिर थोड़ा विराम करिए और फिर संघर्ष करिए। एकदम आप लोग बोलिए मत, बिल्कुल शांति बनाइए, क्योंकि हम जब आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर समस्या है। अभी सुनिए, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी वहां की? धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, धर्म कैसा था? तो इस सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो हमें समाज जो है उसमें अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति हमें दिखती है। अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति दिखती है। आप देखते हो तो यहां पर आपको मातृ देवी की पूजा दिखाई देती है। क्या दिखती है? मातृ देवी की पूजा। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं तो यहां पर आपको जो शिव की पूजा की जानकारी मिलती है, जो शिव की पूजा, पशुओं की पूजा, ठीक है, पशुओं की पूजा। जो आपको एक चीज और दिखेगा, जो स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक की पूजा। इसके अलावा आप देखेंगे जो ये सांप की पूजा। अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। सांप की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, ये नीम की पूजा कर रहे हैं।
आज भी सब हो रहा है ये सब, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आज नहीं हो रही है, हर चीज हो रहा है। एक कोई पीपल का पेड़ आज भी आप देखिए तो वहां लोग एक जो लाल धागा बांध देते हैं, ये सब चलता है। तो ये पूजा आज की नहीं है, ये पूजा बहुत पहले से है। इसके अलावा आप देखते हैं कि और क्या है यहां पर, हम देखते हैं कि जो धर्म का रूप यहां पर अलग अलग प्रकार का है। मातृ देवी की पूजा हो रही है और स्त्रियों की बहुत ज्यादा जो मिड़ मूर्तियां, जो मिट्टी की मूर्तियां मिलती है ना, मिड़ मूर्तियां, स्त्रियों की मिड़ मूर्तियां मिल रही है। स्त्रियों की मिड़ मूर्तियां मिल रही हैं, इसका मतलब यह है कि समाज में महिलाओं को लेकर एक अलग सोच रही होगी, समाज में माताओं का स्थान ऊपर रहा होगा और माता एक जो परिवार के सदस्य के रूप में ऊपर रखी जाती रही होगी। अगर आप लोग जब वैदिक काल में आएंगे तो इस बात को समझेंगे कि पूर्व वैदिक काल में जितनी शिक्षा लड़कों को दी जाती थी उतनी ही शिक्षा लड़कियों को दी जाती थी। लड़कियों का विवाह एक निश्चित आयु के बाद होता था, जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेती थी तब, पूर्व वैदिक काल में। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, इसलिए कहा था। वेदों की ओर लौटने का मतलब यह है कि वेदों का जो पूर्व वैदिक समय था वहां पे समाज बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों की रचना महिलाएं करती हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, बहुत सारी महिलाएं ये सब मंत्र लिख रही हैं, ऋग्वेद के मंत्र। और लोग कहते हैं महिलाओं के पास बुद्धि कम होती, और अरस्तु ने एक बात कहा, और अरस्तु बहुत बड़े बुद्धिमान अपने आप बताता है, वो कहते हैं कि महिलाओं के पास उतने दांत नहीं होते जितने दांत पुरुषों के पास होते हैं। अब भैया अजीब लॉजिक है ये, आज तक समझ में नहीं आया। अभी आप देखिए अधिकतर जो बुद्धिमत्ता की बात है वो हर जगह होती है, सबके पास हो सकती है। और अगर आप ये सोचें कि अवसर दिया जाए, अगर आप देखें कि जब भी लड़कियों को अवसर मिला लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिया है। इस बात को समझिए, हमेशा ये रहा है, आज भी है। जो रजिया बेगम थी, तुमको एक बात बताता हूं, सुन लो, एक बात बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। जो रजिया बेगम थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया, जो रजिया सुल्तान ने जो दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों से न्याय मांगा था, कहे कि मैं एक महिला हूं, मुझको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए वो सुल्तान बनी। और एक बात इतिहासकार वहां बोलते हैं कि अगर वो महिला नहीं होती तो उस समय जितने लोग थे वो सबसे योग्य थी। योग्यता किसी एक वर्ग विशेष की नहीं होती, योग्यता सब में हो सकती है, सबके अंदर योग्यता होती, बस योग्यता को जागृत करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये सोचना पड़ेगा आपको। आज बहुत पर्ची दे रहे हैं भाई, क्या बात है आप लोग। हाँ भाई देखो, एक दो प्रश्न आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर जो ऐसी सभ्यता है तो और भी देशों के यहां जो विकास था इसलिए उनके यहां का विकास था, लेकिन यहां सिंधु घाटी सभ्यता और ज्यादा डेवलप थी, उनकी सड़कें डेवलप थी, नालियों की व्यवस्था। अभी रुक जाओ भैया, हमको ला के दे दो, अभी डिस्टर्ब मत करो। चलो ठीक 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 ठीक, चलो सुनो सुनो सुन लो, अगला पॉइंट बनाओ, अगला पॉइंट बनाओ। हो गया, मैं समझ गया, अगला पॉइंट बनाओ, इसको नीचे करो। अगला पॉइंट बनाओ। कौन सा पॉइंट लिखा था? धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में लिखो। इसमें लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जो धार्मिक में लिखना है, धार्मिक व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की
पूजा की पद्धतियां दिखाई देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की पूजा की पद्धतियां दिखाई देती हैं, जैसे मातृ देवी की पूजा, जैसे मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा। क्योंकि इस सभ्यता से बड़ी संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां, इस सभ्यता में बड़ी संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अतः इस बात की संभावना है, कि यहां मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। यहां संभावना है कि यहां मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। अगला पॉइंट बनाइए। मोहनजोदड़ो से शिव की पूजा का साक्ष्य भी मिलता है। मोहनजोदड़ो से शिव की पूजा का साक्ष्य भी मिलता है। शिव की पूजा का साक्ष्य मिलता है। शिव की पूजा का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है, जिस पर अंकित देवता को शिव का रूप माना जाता है। जिस पर अंकित देवता को शिव का रूप माना जाता है। शिव का रूप माना जाता है। यह देवता पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। यह देवता पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, जिसके तीन मुंह हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, जिसके तीन मुंह हैं, और उसके पास तीन सिंग भी हैं। और उसके पास तीन सिंग, मतलब उसके ऊपर सिंग भी लगी है। तीन सिंग भी लगी हुई है। ठीक है, तीन सिंग भी लगे हुए। तीन मुंह और तीन सिंग ऐसे करके ऊपर जो लगा हुआ है। अब यही से कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये शिव हैं। मार्शल ने कहा कि ये शिव के रूप हैं और इनको शिव के रूप में ही मानना चाहिए। अगला पॉइंट बनाइए। हड़प्पा सभ्यता के अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थानों से पत्थर के
गोलाकार छल्ले मिले हैं, पत्थर के गोलाकार छल्ले मिले हैं, एवं लिंग की आकृति वाले पत्थर भी मिले हैं, एवं लिंग की आकृति वाले पत्थर भी मिले हैं। इससे भी शिव की उपासना के साक्ष्य मान सकते हैं। इससे भी हम शिव की उपासना के साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। इसे भी हम शिव की उपासना के साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। अगला पॉइंट, सामूहिक स्नानागार। सामूहिक स्नानागार अभी समझाया था। सामूहिक स्नानागार, सामूहिक स्नानागार, सामूहिक स्नानागार। हां, इसमें एक लाइन लिख दीजिए सामूहिक स्नानागार में। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है जिसके आधार पर, विशाल स्नानागार मिला है जिसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि स्नान का, जिसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि स्नान का उनके जीवन में महत्व रहा होगा। स्नान का उनके जीवन में महत्व रहा होगा, है ना। स्नान का जीवन में महत्व रहा होगा। ठीक, स्नान करने का महत्व तो रहा ही होगा, आज भी महत्व है। कबीर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो मछली हमेशा गंगा जी में रहती है लेकिन वो नहीं तरती, पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। आप इस बात को समझिएगा कि लोग जाते हैं जो नहाने धोने, लेकिन आप स्नान या जो भी व्यवस्थाएं हैं ये सब एक धार्मिक रूप है, पवित्रता के लिए। आपने अपना जो शरीर तो धुल लिया लेकिन मन नहीं धुला तो समस्या है कि नहीं? बोलो। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। रैदास एक बड़े संत हुए, उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मैं तो चमड़े का काम करता हूं, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम हरिद्वार चलो हमारे साथ, कहे हम नहीं जा पाएंगे, हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अपने मन से बेहतर रहिए, आप नहीं भी कुछ करेंगे तब भी ईश्वर तक आपकी बात पहुंच जाएगी, है ना। अपने मन से बेहतर रहिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, अच्छा रहिए, कोई समस्या नहीं होगी और आपको सहयोग मिलेगा। योग, योग में विश्वास। एक पॉइंट और बनाओ, योग में विश्वास। योग मतलब योगा, योग में विश्वास। इसका मतलब क्या है कि वहां पर योग की पद्धति की बात रही होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो योग करते रहे होंगे। एक मूर्ति मिली है जिसमें एक आदमी ऐसे करके बैठा है ध्यान में, इसका मतलब ध्यान तो कुछ ना कुछ होता रहा होगा। ध्यान की मुद्रा, योग की मुद्रा। आज भी आप देख रहे हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी 21 जून को आप उसको मनाते हैं। तो यहां समझना पड़ेगा योग में विश्वास था। एक लाइन लिख दीजिए इसमें, मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है। थक तो नहीं गए हो? मोहनजोदड़ो से योगी की एक प्रतिमा मिली है। योगी की एक प्रतिमा मिली है जिससे यह माना जा सकता है
जिससे यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता में योग को महत्व दिया जाता था। इस सभ्यता में योग को महत्व दिया जाता था। योग को महत्व दिया जाता था। अगला पॉइंट, जादू टोना। क्या है पॉइंट? जादू टोना। जादू टोना क्या है? जादू टोना कल बताया था। काला धागा बांध लेना। अगर आपको कोई ये बात बताए कि आज शाम को काली गाय को हरा चारा खिला के पीछे मुड़ के मत देखना, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तुम हर काम छोड़ दोगे, पहले ढूंढोगे काली गाय कहां है, उसको हरा चारा खिलाकर अगर कोई ये कह दे कि उसके पैर में कुछ बांध देना, हर काम हो जाएगा, तो आप हर काम कर डालोगे। जादू और टोना खूब, जो ऐसे इलाके उत्तर प्रदेश बिहार में तो खूब होता है। जो गांव में आप जाएंगे तो कुछ लोग उसी समय निकलते जब पूरी दुनिया सोती है, तब वो उठते हैं, और जब दुनिया जागती है तो सो जाते हैं। जो भी जादू टोना करने वाले लोग हैं, होता कुछ नहीं है। एक बात समझ लो, जिसका मन मजबूत है, जिसके अंदर से शक्ति है, उसका ये लोग कुछ नहीं कर पाते। जो हल्का होता है उसी के ऊपर सब असर करता है जादू टोना। अब ये जादू टोना क्या है? ताबीज के साक्ष्य मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में ताबीज के साक्ष्य मिलते हैं। ताबीज से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके साक्ष्य मिलते हैं, इस बात समझना है। हो गया पहले। अगर तुम लोग नहीं सुनोगे तो फिर मैं लिखवा दूंगा। चलो लिखो फिर, एकदम चुप हो जाओ, फिर एकदम चुप हो जाओ। जो जादू टोना का मतलब क्या है कि यहां पर बहुत सारी ताबीज के साक्ष्य मिलते हैं। ताबीज का मतलब यह है कि कोई बुरी शक्ति होगी जिससे लोग भयभीत होते होंगे। ध्यान समझो, ताबीज मतलब क्या है कि हमारी रक्षा करने वाला कोई है हमारे साथ। ये जब तक हाथ में हमारे ताबीज है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लोग कहते हैं ये वाली ताबीज बाबा जी ने दिया है, इस ताबीज से कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे पास ये जब तक है तब तक कुछ नहीं। वहां सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही रहा होगा कि लोगों को दूसरी शक्तियों से, जो खराब शक्तियां हैं, उनसे भय लगता रहा होगा, और भय के कारण ही ताबीज बांधने का कॉन्सेप्ट रहा होगा। अनुमान लगा रहे हैं सर, अभी भी यही रहता है। इसके अलावा और क्या है? शवों को दफनाने की अलग अलग व्यवस्थाएं मिलती है। अलग अलग व्यवस्थाओं से शव को दफनाते हैं। उसमें भी आपको एक बात समझना पड़ेगा कि उनके पारलौकिक जीवन के विश्वास कुछ रहे होंगे। अभी आपने इसके पीछे भी देखा था कि कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जहां पर पारलौकिक जीवन की बात की जा रही है। यहां पर भी वही परलोक है, उसी परलोक की बात हो रही है कि नहीं, ऊपर जाने के बाद भी कुछ व्यवस्थाएं होती होंगी। ठीक है, यहां पर और क्या दिख रहा है? इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं भूत प्रेत। अब भूत प्रेत का क्या मामला है? भूत प्रेत से भी बहुत डरते रहे होंगे। अब भूत कौन हो जाता है? लोग कहते हैं कि वो भैया मर गए, उनका भूत पकड़ लिया, अब भूत घूमता है। अब भय है, ये होता भी होगा पता नहीं, लेकिन तब भी ये मानो भय है, और वो चीज इनके समाज में दिख रहा है। इसीलिए ये लोग बहुत सारे जो जानवरों की पूजा करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं कि आप हमारी रक्षा करना, आप हमको बचाना। एक दो लाइन लिखो इसमें पहले, जो जादू टोना में लिखो। इस सभ्यता में ताबीजों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस सभ्यता में ताबीजों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता में ताबीजों के भी साक्ष्य मिलते हैं। शवों को दफनाने के लिए अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। शवों को दफनाने के लिए अलग अलग
रूप हमें दिखते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता के लोग, जिससे इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, भूत प्रेत, जादू टोना एवं भूत प्रेत, जादू टोना एवं परलोक में विश्वास करते थे, परलोक में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, पशु पूजा। पशु पूजा एक और लिख लो, फिर छोड़ देंगे, चिंता मत करो, एक और कर लो। वो मेरे अनुसार होगा, वो आपके कहने से नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। इस क्लास के बलबन हम ही हैं, है ना, हमारे हिसाब से होगा। आप जो बोलेंगे आपके हिसाब से नहीं, हम जहां पे हमको समझ में आएगा कि आपको यहां रोकना है तो रोक देंगे। अब आप लिखिए पशु पूजा, नहीं तो इसके बारे में समझा तो दिया ही, इसको लिख लो। इस सभ्यता के लोग, पशु पूजा में लिखो पहला पॉइंट, इस सभ्यता के लोग एक श्रृंगी बैल की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग एक श्रृंगी बैल की पूजा करते थे, जिसके लिए एक शब्द आता है वृषभ। हाँ, यहां लिखा है वृषभ। एक श्रृंगी बैल की पूजा करते थे। इसके अलावा कई वृक्षों की भी पूजा ये करते थे। इसके अलावा कई वृक्षों मतलब पेड़, कई वृक्षों की पूजा ये लोग करते थे। जिसमें पीपल, नीम, बरगद, अक्सर आपने भूत की कहानी सुनी होगी इन्हीं 3 पेड़ पर, कि पीपल के पेड़ के पास रात में 6 बजे के बाद तुम जाओगे, वहीं बैठा रहता है, वहीं लटका रहता है उल्टा होके। अब ये पीपल, इसीलिए इनकी पूजा करते हैं ये, जो बरगद भी। तो यहां अगर आप देखें कि ये जो भूत की बात हो रही है वो यही है, जो कई वृक्षों की पूजा। अगर आपको कोई ये बताए कि उस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जहां हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आप उस जंगल में जाएंगे। आप एक बात मानिए कि अगर आप में से कोई एक आदमी चला जाए जो जंगल में, और उस जगह जाके वो एक लाल धागा बांध दे और ये कहे कि हम आके आईएएस हो जाए, वो फिर आईएएस हो जाए, फिर वो आप उससे पूछेंगे भाई तुम आईएएस कैसे हुए? कहे भैया तुम जानते नहीं हो, हम आईएएस जानते हो कैसे हुए हैं? पढ़ने से नहीं हुए हैं, हम आईएएस हुए, वहां गए, बांधे धागा और मना लिए कि आईएएस हो गए और आगे आईएएस बन गए। अब पूरी जनता पढ़ना छोड़ के वहीं पहुंच जाएगी कि वो पेड़ कहां है, उसको संरक्षित करना पड़ेगा, पेड़ को संरक्षित करना पड़ेगा कि भाई अब नहीं। ये है यहां पे भारत में धर्म का रूप ऐसा है। पेड़ पौधे हर चीज अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं ये सबसे ज्यादा, लेकिन अगर आप इस पे आडंबर कर दीजिए तो हाय हारनी हो जाएंगी, वहां एक जो देवी का प्रकट हो जाएंगी। यह समस्या रहती है कि अगर आप देखें तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी पूजा होती थी। एक पॉइंट और लिख लो, इसके अलावा इसी में ही इसके अलावा इस सभ्यता के लोग सर्प की पूजा, सर्प की पूजा, इस सभ्यता के लोग सर्प की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, स्वास्तिक जो चिन्ह है उसका प्रयोग ये लोग
इस्तेमाल करते थे स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक कैसे बनता है? स्वास्तिक ऐसे बनता है, उल्टा हो गया इधर से, ऐसे नहीं बनता। अब बताना, अब ये है स्वास्तिक। अच्छा, एक बात आपको और भी सुन के आश्चर्य होगी, इसी चिन्ह को लेकर हिटलर ने अपने जो सिपाहियों के ऊपर भी इसी चिन्ह को लिया था, और बाद में एक पूरी व्यवस्था जो नाजीवाद में जो भी सिपाही थे इसी सिंबल का इस्तेमाल करते थे। ये जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है, और ये भारत में बहुत पुराने समय से स्वास्तिक का प्रयोग होता रहा है। ठीक है, अजीबो गरीब कमेंट करते हैं ये। एक बाबा बोला था कि पीपल के पत्ता पर शहद लगाकर तुम चिपका दो तो परीक्षा पास हो जाओगे। अरे भाई, अगर ऐसे परीक्षा पास होती तो हर आदमी वहीं पे रहता, आप यहां नहीं रहते। परीक्षा पास करनी है तो अपने मास्टर के पास जाइए। एक बच्चा पहुंचा जो मंदिर हनुमान जी के, सुनिए छोटी कहानी सुनाता हूं। हनुमान जी के मंदिर पहुंचा, कहा हे हनुमान जी, अंग्रेजी पेपर बहुत डाउन हो गया, इस बार पास नहीं हो पाएंगे। तो बगल में एक इंग्लिश के टीचर भी खड़े थे, वो भी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा यार, हनुमान जी का मामला नहीं है, मामला हमारा है। हमारे पास आ जाते हम तुमको पास करा देते, मास्टर तो हम हैं। तो कहने का मतलब, हर चीज अगर आपको कुछ आवश्यकता है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिससे आपका सुधार हो जाए। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दिया है, अब वो आपके भरोसे बैठा है, आप उसके भरोसे बैठ गए। वो आपसे चाहता है कि आप बड़ा काम करके दिखाएं, लेकिन आप कहे हे भगवान आप ही संभालिए। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये दुनिया कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करोगे तो यहीं भोग के जाना है, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। अभी आप आर्यों में आएंगे, आर्यों में देखेंगे यही होगा, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब यही स्वर्ग है और यही नरक है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हो गया। आगे लिखिए, अग्नि वेदियों का इस्तेमाल भी करते थे। अग्नि वेदियों, अग्नि वेदियों, हवन कुंड भैया, ठीक है, अग्नि वेदियों का इस्तेमाल भी करते थे। कालीबंगा से साक्ष्य मिलता है अग्निवेदी का। इसका मतलब हवन ववन करते रहे होंगे, है ना? हवन करके अग्निदेव को अपने साथ लेते रहे होंगे, हे अग्निदेव ऊपर तक जाओ और हमको शक्ति ला के दो। अभी आप वैदिक काल में देखेंगे तो अग्नि पे बड़ी बात है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। तो यहां देखें अग्नि बड़ा महत्वपूर्ण देवता है। तो अग्नि वेदियां, और अग्नि वेदियां सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें दिख रही हैं, और अग्नि वेदियों से बहुत साक्ष्य मिल रहे हैं कि अग्नि मध्यस्थ देवता है, जो ऊपर बैठा अगर कोई ईश्वर है या देवता है उसको शक्ति देगा और हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। यह काम अग्नि का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रुको, इसके आगे बात करेंगे कल।